पहला प्रश्न है, कार्य की न्याय संगत और मानूचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 42। अगर अनुच्छेद 41 की बात करें तो इसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, यानी इसमें काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो इसमें श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता है, ये सब ध्यान रखेंगे। और ये जो टोटल अनुच्छेद हैं ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। और अगर भाग पूछा जाता तो भाग 4 आ जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? मिस्र, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात या बांग्लादेश? तो 9वां सदस्य देश बन गया है अल्जीरिया। यदि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये ब्रिक्स, इसके जो सदस्य थे, सर्वप्रथम ब्रिक्स थे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हो गए। अब इसमें 4 देश और शामिल हो गए हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश है इसमें शामिल, और मिस्र हो गया, और अंतिम वाला अल्जीरिया। तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 9। यदि ब्रिक्स इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। और हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता तो चीन के संघाई में है, चीन के संघाई में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा, दमन दीव, पंजाब, दिल्ली? तो यहाँ राज्य और केंद्र शासित दोनों में से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दमन और दीव, क्योंकि दमन और दीव की जो लिंगानुपात है यहाँ का 618 है। केवल राज्य का अगर पूछता तो उसका जवाब होता हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का जो लिंगानुपात है 879 है। ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 भारतीय राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 भारतीय राज्य, तो पहला स्थान इसमें केरल का आ जाएगा, दूसरा स्थान तमिलनाडु का, और तीसरा स्थान आ जाएगा आंध्र प्रदेश का। केरला का जो लिंगानुपात है 1084 है। अगर निम्नतम की बात करें हम सबसे कम की, तो सबसे कम वाले 3 जिले हो जाएंगे, पहला हरियाणा 879, और दूसरा यहाँ पे हम लोग सिक्किम को ले लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? राहुल द्रविड़ की, कपिल देव की, विराट कोहली की, सचिन तेंदुलकर की? तो प्लेइंग इट वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की बुक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक की बात करते हैं। यदि हम राहुल द्रविड़ की यहाँ पे बात करें तो इनकी बुक है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। यदि हम कपिल देव की बात करें तो कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो इनकी बुक है ड्राइव इन, और सचिन तेंदुलकर की हो गई प्लेइंग इट माई वे। अगर सौरव गांगुली की बात करें हम लोग, सौरव गांगुली की बुक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ,
युवराज सिंह की बात करें यानी यूबी, युवराज सिंह की बात करें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर की बात करते हैं, सुनील गावस्कर, इनकी बुक का नाम है सनी डेज। बीबीएस लक्ष्मण, बीबीएस लक्ष्मण की बुक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड्स। इसके अलावा अगर हम सुरेश रैना की बात करते हैं, सुरेश रैना की बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ क्रिकेट टॉट मी, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सानिया मिर्जा की अगर बात करें तो एस अगेंस्ट ऑड्स है, एस अगेंस्ट ऑड्स। इसके अलावा मैरी काम का है अनब्रेकेबल। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, एंटोनियो लेवेशियर ने, जोसेफ प्राउस्ट ने, अरस्तु ने। तो इसको दिया था एंटोनियन लेवेशियर ने। कब दिया था? 1789 में। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोसी नदी के मार्ग बदलने यानी कि धारा परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा और ग्लेशियरों का पिघलना, मार्ग में भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट का जमा होना, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। यदि हम कोसी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें तो कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, बिहार का शोक। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी नदी जो है तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र गोसाई नामक स्थान से निकलती है, गोसाई नामक स्थान से निकलती है, इसी को गोसाई धाम भी बोलते हैं। कोसी नदी जो है वो गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। कौन सी तट की है? गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, सहायक नदी है। कोसी जो है बिहार के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है। कटिहार जिले में कहाँ में? बिहार में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कोसी नदी जो है पौराणिक इसका नाम है कौशिकी। कौशिकी इसका क्या है? पौराणिक नाम है। भारत और नेपाल की एक परियोजना है, भारत और नेपाल की कोसी नदी पे क्या चलती है? एक परियोजना चलती है जो कि नेपाल के भीमनगर में स्थित है, भीमनगर में स्थित है। इसे कोसी बैराज परियोजना कहते हैं। भीमनगर जो है सुनसरी जिले में पड़ता है। ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में किस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को, फिनलैंड को, आइसलैंड को, स्वीडन को। तो फिनलैंड जो है लगातार 8 वर्षों से पहले रैंक पे बना हुआ है। यदि भारत की रैंक पूछी जाए, इंडिया की रैंक, तो इंडिया की रैंक है 118। 2024 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 126 थी। वर्तमान में 2025 में कितनी? 118 है। यदि सबसे अंतिम स्थान पूछता तो अफगानिस्तान का हो जाता, अफगानिस्तान। इसका सबसे निम्नतम स्थान है 147 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात से, झारखंड से, उड़ीसा से, मिजोरम से। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा अगर हम बात करें पश्चिम से लेके पूरब की दिशा में चलते हैं। तो पहला राज्य आ गया यहाँ पे गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद से जाएगी त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद से मिजोरम में। तो ये 8 राज्य हो गए जिनसे क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, और इनका दिशा हो गया पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व ये क्रम भी पूछ लेता है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगर पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया था, जब वसा यानी फैट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ क्रिया करती है और साबुन बनाती है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो ये कौन सा है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP को क्या कहा था? संविधान की आत्मा, एक अनोखी नवीन विशेषता, संविधान का हृदय, या भारत की सामाजिक चेतना। तो DPSP पूछ रहा है तो इन्होंने एक इसे अनोखी विशेषता बताया था। अगर संविधान की आत्मा बताएं तो इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा को क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, या स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। तो इसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। यह केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है, नर्मदा जिले में स्थित है केवड़िया नामक स्थान पे, और ये नर्मदा जिला जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। खास बात यह है कि 182 मीटर क्या है? ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा है, और यदि बेस को भी मिला दिया जाए यानी आधार को, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 240 मीटर, और यह वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? ये मूर्ति है। यदि हम बात करें यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये USA के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, तो ये इसका संबंध USA से हो जाएगा। और यदि हम बात करें स्टैचू ऑफ पीस की, तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में स्थित है। और स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो है ये चीन के हेनान शहर में है, यानी इसका संबंध हो जाएगा चीन से। नेक्स्ट, ओरिएंटल रेलवे ट्रैक मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यदि हम बात करें कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और यदि जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बस इतना याद कर लीजिए, ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज। और ये कोशिकाएं जो होती हैं शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शरीर जो है कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। वांडीवास के युद्ध यानी 1760 के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना समाप्त हो गई और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया। बिल्कुल सही जवाब है। बात करें वांडीवास का युद्ध, तो एग्जैक्टली 22 जनवरी 1760 को होता है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को होता है। और ये जो वांडीवास है वर्तमान में तमिलनाडु का ही पार्ट है, अर्थात ये तमिलनाडु में स्थित है। अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध होता है और इसमें फ्रांसीसी सेना क्या हो जाती है? हार जाती है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। विंडोज 11 में कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+ टैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुली हुई एप्लीकेशन विंडो के बीच स्विच करने के लिए यानी बंद करने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रश्न है, विश्व में आर्थिक तंगी यानी मंदी में होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 350वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली सूजी बैट्स किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी?
नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी या तक्षशिला। तो धर्मपाल ने जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर बिहार में। भागलपुर ये बिहार में स्थित है। यदि हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये भी कहाँ है? राजगीर पटना में स्थित है, यानी ये नालंदा जिला है, नालंदा जिला राजगीर में, और ये भी कहाँ है? बिहार में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी, कुमार गुप्त ने की थी 5वीं सदी में, 5वीं सदी यही 427 ईस्वी में, 427 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो ये भावनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? भावनगर गुजरात में स्थित है। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तो वर्तमान में पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी किस प्राचीन ग्रंथ पर आधारित विस्तृत टीका है? तो श्रीमद् भगवद गीता पे है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को किन दो प्रकार की गिरफ्तारियों हिरासत के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? दंडात्मक हिरासत, निवारक हिरासत, यही दो हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 17 नवंबर 2025 को किस भारतीय संस्थान में क्वांटम एआई और कंप्यूटिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई? तो आईआईटी धारवाड़ पे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण एनआईसी 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रश्न है, मार्च 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस नेशनल पार्क उद्यान को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये माधव टाइगर रिजर्व यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान को अब बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्दियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो सर्दियों में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा व्यापार के उद्देश्य से पहली बार भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आए थे और 20 मई 1498 एग्जैक्ट डेट था। और कोझिकोड यानी कोझिकोड नामक स्थान पे, कोझिकोड है कहाँ पे? ये केरल में स्थित है, यहीं पे आए थे। और ये जो जिस रास्ता से आया था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप उस रास्ते का नाम था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का एक उदाहरण है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, अध्यादेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या धन विधेयक पर पूर्व सहमति। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये एक प्रकार की कार्यपालिका शक्ति है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करना जो है ये एक प्रकार की विधायी शक्ति हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना भी क्या है? एक विधायी शक्ति है। और धन विधेयक पर पूर्व सहमति जो है यह एक प्रकार की वित्तीय और न्यायिक क्या है? वित्तीय न्यायिक है, तो इसे भी हम विधायी शक्ति ही बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के लिए लगभग 40 वर्षों के लंबे शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो संपूर्ण साम्राज्य में सुख, समृद्धि और शांति था। और कुमार गुप्त ने हमने देखा था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में 427 ईस्वी में किया था। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।